तो वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आपसे मेरा एक सबसे अच्छा सवाल है और आप बताएंगे कि 22 भाषाओं के बारे में किस सूची में बताया गया है। इस सवाल का जवाब आप मुझे जल्दी से बताएंगे। क्या वो सूची 8 है या फिर 10 है या फिर 5 या फिर 1 है? तो इस सवाल का जवाब आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिएगा, आपके जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं उन सभी के लिए मैं स्पेशल मिक्स्ड करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को इस वीडियो में ले रहा हूं। यानी कि अगर किसी भी राज्य के बारे में अगर बात होती है तो वहां से कौन कौन सी योजना या फिर कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से करंट अफेयर बनता है, और वो सारे सवाल जो है वो इस वीडियो के अंदर मैं ले रहा हूं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि स्मार्ट किचन योजना का संबंध किस राज्य से है, तो आपका जवाब होना चाहिए केरल। क्या होना चाहिए? केरल। से पूछे कि केरल के सीएम कौन है, तो वो है पिनराई विजयन। आपको याद होना चाहिए, अगर आपसे पूछे कि पिनराई विजयन को शपथ किसने दिलाई थी, तो केरल के राज्यपाल थे, उनका नाम था मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ साहब ने ये जो है पिनराई विजयन साहब को जो है शपथ दिलाई थी। देखिए, कोई भी सीएम होते हैं और उनको जो शपथ दिलाने का काम होता है वो वहां के राज्यपाल करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, केरल की बात होती है तो केरल के बारे में 4-5 चीजों को आप याद रखिएगा। पूछा जाए कि सबरीमाला मंदिर जो है ये कहां पर है, ये लॉर्ड अयप्पा भगवान का मंदिर है, अयप्पा भगवान जी का, जो कि केरल में है। कि भारत का पहला जेंडर पार्क कहां पर है, तो वो केरल के अंदर है। पूछा जाए कि सफेद क्रांति के जनक किनको बोला जाता है, उनका नाम है वर्गीस कुरियन, जो केरल के रहने वाले थे। याद हो जाएगा, सफेद क्रांति के जनक हैं वो है वर्गीस कुरियन, जिनका संबंध क्या था, केरल से था। ठीक है, वर्गीस कुरियन साहब याद हो जाएंगे। और मैंने बताया था आपको कि अगर पूछा जाए कि केरल के शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं, तो उनका नाम है एक कथकली और दूसरा है मोहिनीअट्टम। तो 4-5 चीजें हैं, उनको बैक टू बैक आप सभी को जो है केरल के बारे में पता होना चाहिए। अगर पूछी जाए कि पहला जेंडर पार्क है तो वो केरल का है। सीएम कौन है, पिनराई विजयन साहब है, इनको शपथ दिलाई थी मोहम्मद आरिफ ने। पूछा जाए कि केरल के बारे में बताइए शास्त्रीय नृत्य, तो वो हो जाएगा कथकली और मोहिनीअट्टम। देखिए, जितना आप ज्यादा बार बार इनका प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये सारी चीजें जो है वो आपके मतलब आराम से इनको आप कर पाएंगे। अगर आपसे एक योजना के बारे में आपसे पूछता हूं कि मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना का संबंध किस राज्य से है, तो वो राज्य है असम। क्या है बताओ? असम। और इस राज्य की राजधानी है दिसपुर। याद हो जाएगा, ज्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। पूछा जाए कि महतारी दुलेर का संबंध किस राज्य से है, तो वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। पूछा जाए कि अंकुर योजना का संबंध यानी वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ये मध्य प्रदेश की योजना है। ठीक है, तो चीजें धीरे धीरे याद होती हैं। उत्तराखंड की 2 मैंने बताई थी। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का संबंध उत्तराखंड से है। मिशन हौसला यानी कि जो एक पता है पुलिस के द्वारा ये मिशन हौसला ये प्लान चलाया गया था, ये उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा चलाया गया था। और एक और पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की एक योजना है पर्वत धारा। क्या है? पर्वत धारा योजना जो थी, यानी कि जल वाटर लेवल को, भूमिगत वाटर लेवल को बढ़ावा देना, तो पर्वत धारा योजना चलाई गई थी हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगर पूछा जाए कि कोविड फतेह, ठीक है, कोविड फतेह जो योजना थी इसका संबंध कहां से? पंजाब से। कहां से बताओ? पंजाब से है। अगर पूछी जाए कि संजीवनी योजना का संबंध कहां से, ये हरियाणा से। कहां से बताओ? संजीवनी योजना का संबंध है आपके हरियाणा से। पूछा जाए राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान के बारे में एक चीज आपको याद रखनी है, वो है चिरंजीवी योजना। क्या है बताओ? चिरंजीवी योजना। सभी को स्वास्थ्य बीमा देने का काम किया था राजस्थान की सरकार ने, तो चिरंजीवी योजना का संबंध अपने राजस्थान से है। हमारे उत्तर प्रदेश की एक योजना है बहुत महत्वपूर्ण, उसका नाम है छतरी योजना। क्या है? छतरी योजना का संबंध आपके उत्तर प्रदेश है, और मैंने कल ही आपको बताया था, और उसका नाम था मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का संबंध किस राज्य से है? यह है आपके उत्तर प्रदेश राज्य से। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि जो अंतरराष्ट्रीय और इंटरनेशनल लेवल पर जिन्होंने अपने भारत देश का नाम ऊंचा किया है, उनके घर तक पक्की रोड, काफी सारी सुख सुविधाएं उस गांव को जो है मुहैया कराई जाएंगी इस योजना के माध्यम से। कि युवा शक्ति कोरोना मुक्ति, दोबारा सुनो, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति यो जो अभियान था, ये आपका मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया था। प्यार का पौधा, प्यार का पौधा जो योजना है ये आपके बिहार में है। क्या बताओ? बिहार ने स्टार्ट किया था प्यार का पौधा एक परियोजना। अब मैं बात करता हूं, बिहार का एक नेशनल पार्क है। क्या आपको पता है कि वो कौन सा नेशनल पार्क है जो सबसे महत्वपूर्ण है? और उसका नाम है बिहार का वाल्मीकि नेशनल पार्क। क्या है बताओ? वाल्मीकि नेशनल पार्क। पूछा जाए उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क एक जो बहुत वो एक ही है, उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। क्या है बताओ? दुधवा नेशनल पार्क है। याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, चीजों को आप धीरे 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 याद रखिए। हरियाणा का एक नेशनल पार्क कौन सा बताओ? अरे सुल्तान कर दे चढ़ाई, मतलब सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ये आपका हरियाणा का है। और हरियाणा के अंदर ही संजीवनी योजना का जो स्टार्ट हुआ था ये अपने हरियाणा से हुआ था। ठीक है, तो इन चीजों को आप याद
करते रहिएगा। अब मैं बात करता हूं एक करंट अफेयर के सवाल की, जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। वो सवाल यह है कि 15 जून 2021 को किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है? वो कौन सा राज्य बन गया है जिसने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? वो राज्य हमारा प्यार का पौधा योजना, मतलब बिहार। क्या है बताओ? बिहार। बिहार राज्य ने जो बिहार जो राज्य है, इसने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। सवाल होगा सर सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? याद रखना, मतलब कोई भी प्लास्टिक जिसका सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया, वन टाइम यूज, और इसे फेंक दिया। मतलब आप सपोज को आपने लिया पेप्सी की बोतल और पेप्सी पी करके और फेंक दिया। अंडरस्टैंड? बहुत सारी चीजें होती हैं जो सिंगल यूज में आती हैं, कप होते हैं, बोतल होती हैं, ये सब सिंगल यूज में होती हैं। मतलब एक बार यूज किया फिर आप फेंक देंगे। याद रखना, ये जो पॉल्यूशन होता है इससे बहुत ज्यादा, क्योंकि इसे गलने में बहुत टाइम लगता है, आसानी से गल नहीं सकता, तो इसलिए बिहार के जो सीएम हैं, जो नीतीश कुमार, उन्होंने सोचा कि भाई सिंगल यूज प्लास्टिक को इसे बंद कर देना चाहिए। आपको एक सवाल होगा कि सर इतना ही अगर ये हानिकारक है हमारे पर्यावरण के लिए, तो सर इसे पहले अभी इस्तेमाल में क्यों लिया जा रहा है? आपको पता होना चाहिए जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड आइटम्स होते हैं, उन सब के लिए प्लास्टिक का होना बड़ा जरूरी है। भाई कागज के अंदर आप लिक्विड थोड़ी रख सकते हो, इसलिए प्लास्टिक की भी जरूरत है। अब मैं बात करता हूं पर्यावरण का, मैंने नाम लिया, तो आपको अगर पूछा जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की मेजबानी किस देश ने की थी, तो वो हमारे भारत ने की थी। किसने की थी बताओ? भारत ने। पूछा जाए विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी, तो वो थी बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या था? बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको हराना है। ये इस 2018 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी। मेरा सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये सवाल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जल्दी से बताइए। पर याद रखना, शाही लीची का जीआई टैग जो मिला था वो भी बिहार के अंदर ही मिला है। मधुबनी पेंटिंग का संबंध भी अपने बिहार से। तो बिहार के अंदर कितनी सारी चीजें हैं। प्यार का पौधा, यार ये बड़ा अच्छा लगा है। देखो कोई भी सुनेगा तो प्यार का पौधा जो योजना है ये हमारे बिहार ने स्टार्ट की है। तो बिहार के अंदर मधुबनी पेंटिंग है, इसका संबंध अपने बिहार से है। तो इन सारी चीजों को आप बैक टू बैक थोड़ा थोड़ा याद रखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण क्रांति का संबंध किस व्यक्ति से है, तो उस व्यक्ति का नाम है जयप्रकाश नारायण। क्या नाम है उनका? जयप्रकाश नारायण। इनका संबंध है संपूर्ण क्रांति से। अगर पूछा जाए एक किताब का नाम है कि इंडिया डिवाइडेड, पुस्तक के लेखक कौन थे? याद रखना, जब हमारा देश जो है वो डिवाइड हो गया था, तो पहली बार में जो बनने वाले राष्ट्रपति थे उनका नाम था बताओ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इंडिया डिवाइडेड लिंक करो, याद हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक थी ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई थी। बहुत सारी पुस्तकें मैंने आपको बता रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, दोबारा सुनो, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इसके रचयिता कौन है? ये जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? ये लिखी है डेविड डियोप के द्वारा। किसने लिखी है? डेविड डियोप के द्वारा। और याद रखना, डेविड डियोप ये वही व्यक्ति हैं जिनको सन 2021 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इनको मिला है। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो सारे क्वेश्चंस जितने भी मैंने आपको बताए थे उनको बैक टू बैक रिवीजन आप करते रहेंगे, तभी आपके एग्जाम तक याद हो पाएंगे। आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का जो विजेता रहा है पुरुष कैटेगरी के अंदर, उनका नाम क्या है? क्या पूछा मैंने कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का जो 2021 में जो खिताब जीता है पुरुष कैटेगरी के अंदर, उनका नाम क्या है? क्या है उनका नाम? क्या उनका नाम है? नोवाक जोकोविच। उनका नाम क्या बताओ? नोवाक जोकोविच। अगर आपसे पूछा जाए कि महिला कैटेगरी के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 जो हुआ है वो फीमेल कैटेगरी के अंदर किसको मिला है? तो इनका नाम है नाओमी ओसाका। क्या नाम इनका? नाओमी ओसाका। और ये जापान की रहने वाली है। याद रखना, ये वही जापान है जो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स सन 2021 जो दान यानी सबसे ज्यादा जो दान करता है उस कैटेगरी के अंदर ये 114वें नंबर पर आया था। यानी जापान ये वो देश है जो दान नहीं करता है, मतलब दान की कैटेगरी में सबसे लोएस्ट नंबर पर है, तो वो जापान है। देखो जापान के बारे में एक फैक्ट बताता हूं, एशिया का एकमात्र विकसित जो देश है वो जापान है। अब देखो इतना विकसित होने के बावजूद भी ये दान नहीं करता है। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स सन 2021 के मैटर में अगर पूछेंगे सर पहले नंबर पर जो सबसे ज्यादा दान करता है वो कौन सा देश है, तो वो है इंडोनेशिया। कौन सा है बताओ? इंडोनेशिया। दूसरे नंबर पर है केन्या। पूछेंगे भारत का स्थान इस इंडेक्स के अंदर कौन सा है, तो वो है 14वें नंबर का। क्या है बताओ? 14वें नंबर का। पूछेंगे कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स सन 2021 में पाकिस्तान की
रैंकिंग क्या है, तो वो 107वें नंबर पर है। देखेगा हमारा देश 14वें नंबर पर है, पाकिस्तान 107वें नंबर पर है, जापान सबसे नीचे मतलब 114, और सबसे पहला है इंडोनेशिया, दूसरे नंबर पर है केन्या। मतलब ये दान की कैटेगरी में देख सकते हैं आप जापान कहां पर है। देखिएगा जापान की एक शेरनी है नाओमी ओसाका, वो बेचारी बताओ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के अंदर बताओ खिताब जीत गई। तो जान सकते हैं भाई जापान की संसद का नाम क्या है, डाइट है, इसको सब लोग आप याद रखें। पूछा जाए कि फ्रेंच ओपन 2020 के अंदर पुरुष कैटेगरी के अंदर किसने खिताब जीता था, तो उनका नाम था राफेल नडाल। क्या नाम था उनका, राफेल नडाल। पूछा जाए महिला कैटेगरी के अंदर फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब किसने जीता था, उनका नाम था ईगा स्वाटेक। उनका नाम क्या था, ईगा स्वाटेक। तो ये पोलैंड की रहने वाली हैं, तो याद रखेंगे ईगा स्वाटेक जो हैं उन्होंने फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब जीता था, और पुरुष कैटेगरी के अंदर राफेल नडाल ने जीता था। अब सवाल आता है राफेल का नाम आते, सर ये राफेल विमान जो है वो कौन सी जेनरेशन का है, तो ये 4.5 जेनरेशन का विमान है। और राफेल नडाल जो राफेल विमान था ये फ्रांस से लिया गया था। कहां से लिया गया था, फ्रांस से लिया गया था दासॉल्ट कंपनी से, और पहला जो स्टॉप था वो यूएई के अंदर था। अब यूएई का सवाल जैसे ही आया वैसे ही 3-4 चीजें हमारे दिमाग में खुलनी चाहिए। और पहले नंबर का होप मिशन किसने भेजा था, बताओ जल्दी से, ये आपके यूएई ने भेजा था। 13वें नंबर का संस्करण हुआ था, ये यूएई के अंदर हुआ था, जिसमें मुंबई इंडियंस जीत गया था। और 13वें नंबर का जो आईपीएल हुआ था, इसका जो संस्करण था, सॉरी माफी चाहूंगा, इसका जो स्पॉन्सर किया था वो किसने किया था, बताओ, वो ड्रीम 11 ने किया था। किसने किया था, ड्रीम 11 ने किया था। पूछेंगे 14वें नंबर का जो संस्करण हो रहा है आईपीएल के बचे हुए मैचों का, उसको जो स्पॉन्सर किया है वो किसने किया है, बताओ जल्दी से, वो वीवो ने किया है। किसने किया है, वीवो ने किया है। और याद रखना जैसे यूएई का नाम आ जाए तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है ये भी आपकी दुबई के अंदर है। कि यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी। याद रखना यूएई की जो मुद्रा क्या है, दिरहम। पूछा जाए कि जो आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है ग्रेग वर्कले साहब। ग्रेग वर्कले साहब कहां के रहने वाले हैं, जल्दी बताओ, न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड की पीएम का नाम क्या है, जेसिका अर्डेन। बात बहुत ज्यादा हो जाएगी, अब हम यही स्टार्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मैं आपसे कुछ संस्थाओं के बारे में पूछता हूं, और वो संस्था ये है, WTO का हेडक्वार्टर कहां पर है, याद रखना ये जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। देखिए WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी सन 1995 के अंदर हुई थी। एक और आता ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी वो सन 1919 के अंदर हुई थी, भूलेंगे तो नहीं। अब देखो WTO हो गया, IL हो गया, एक और बचा WHO क्या होता है बताओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर भी है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। पूछेंगे सर जी WHO की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 के अंदर। कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 के अंदर। एक बार इन तीनों संस्थाएं जो जिनेवा के अंदर हैं उनको मैं रिकैप करा देता हूं। सबसे पहले ILO आ गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये 1919 के अंदर आ गया था। फिर आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो आया था यानी कि WHO, ये जो आया था ये 1948 के अंदर आ गया था। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये 1995 के अंदर आया था। ये WTO, WHO, ILO इन तीनों का जो हेडक्वार्टर है ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, भूलेंगे तो नहीं, आप भूलना भी नहीं है। यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि नाटो और यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है बताओ, ये ब्रुसेल्स के अंदर है। कहां पर है बताओ, ब्रुसेल्स के अंदर है। नाटो और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये ब्रुसेल्स के अंदर है। कोई भी सवाल आपके सर याद रखना, यदि एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो एक भी शब्द, एक भी सवाल जो आपने पढ़ लिया हो उससे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि उसे दोबारा आप याद कर रहे हैं, पहली बार में याद होना चाहिए। कोशिश ऐसी करो कि मेहनत यानी उसे याद करने में भले ही आपको 1 घंटा लग जाए लेकिन जीवन भर उसे हमेशा याद रखो, आप ऐसा याद रखो। अब देखिएगा मेरा एक सवाल है और वो आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सा राज्य था जिसके अंदर ग्रीन फंगस का पहला केस आया था। तो इस सवाल का आप मुझे बताएंगे कि ग्रीन फंगस का पहला रोगी किस राज्य के अंदर, किस जिले के अंदर मिला था। तो वो राज्य था, याद रखना, अंकुर योजना कहां स्टार्ट हुई थी, जल्दी बताओ। पर्यावरण को बढ़ावा देना, ये मध्य प्रदेश के अंदर हुई थी। रोको टोको एंड ठोको, ये जो योजना थी ये भी आपके मध्य प्रदेश के अंदर स्टार्ट हुई थी। और एक और बताया था, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति जो अभियान चला था ये भी आपका मध्य प्रदेश के अंदर ही
चला था। अब पूछेंगे कि ग्रीन फंगस का नाम क्या है सर जी? इसका नाम है एस्परजिलस। क्या नाम है इसका? एस्परजिलस। तो ग्रीन फंगस का नाम है एस्परजिलस। अब आप पूछेंगे कि सर ये जो होता है ग्रीन फंगस, ये किसको प्रभावित करता है? तो याद रखना, ग्रीन फंगस जो होता है वो हमारे फेफड़ों में क्या होता है? मवाद पड़ जाता है। ये इस तरह से फेफड़ों को प्रभावित करता है। देखिए ग्रीन फंगस का पहला केस आया था इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर। पूछा जाए ग्रीन फंगस का नाम क्या है, तो ये उसका नाम है एस्परजिलस। क्या नाम है? एस्परजिलस। एस्परजिलस 2-3 बार याद रखेंगे तो वो याद हो जाएगा। अब बात करते हैं ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस। सर जी इनके भी हमें रासायनिक नाम बता दीजिएगा। पूछा जाए व्हाइट फंगस का रासायनिक नाम क्या? उसका नाम है कैंडिडोसिस। क्या नाम उसका? कैंडिडोसिस। ये चीजें आप याद रखना, ये त्वचा और आंतरिक अंगों को प्रभावित करता है व्हाइट फंगस। सवाल होगा ब्लैक फंगस का रासायनिक नाम क्या है? उसका नाम है म्यूकोसिस। क्या बताओ? माइकोम्यूकोसिस। ये आपका ब्लैक फंगस का रासायनिक नाम है, जो कि आप सभी को पता होगा। ये जो होता है ज्यादातर ये आंखों को प्रभावित करता है, ब्लैक फंगस। अगर आपसे पूछा जाए कि पाइथन 5 जो मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है, ये किस देश के द्वारा किया गया है? तो सर ये हमारा भारत देश है। पाइथन 5 जो मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण हमारे भारत देश ने किया है। एक और सवाल होगा जो अच्छा सवाल है, वैशाली हीवा। आपने नाम सुना होगा, वैशाली हीवा जो है ना वो सर, वो बीआरओ की पहली महिला कमांडर बनी है। तो याद रखेंगे वैशाली हीवा जो है वो बीआरओ की पहली महिला कमांडर बनी है। बीआरओ का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसी संस्था जो बॉर्डर के नजदीक रोड बना देती है, सड़क बना देती है, तो उसे बोलते हैं बीआरओ। से पूछा जाए एक पत्रिका के बारे में कि कॉमनवेल्थ पत्रिका ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका ये एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई थी। पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली जो अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष बनी थी, ये एनी बेसेंट बनी थी। कौन बनी थी बताओ? एनी बेसेंट बनी थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन बनी थी, तो उनका नाम था सरोजनी नायडू। कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली महिला पूछ ली जाए तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। एक सवाल और है, एनी बेसेंट के बारे में भूलेंगे नहीं। होम रूल लीग को जो लीड किया था ये एनी बेसेंट, और एक और इसके साथ में एक भारत के बब्बर शेर थे, उनका नाम आपको बताना है कि होम रूल लीग को एनी बेसेंट के साथ में और किसने जो है इसको लीड किया था। आपको पता है क्या? बताओ जल्दी से। भारत देश की पहली महिला कमेंटेटर का नाम क्या है? उसका नाम था चंद्रा नायडू। क्या नाम था उसका? चंद्रा नायडू। कमेंटेटर पता होगा ना, मैच के अंदर मारा छक्का, ये मारा चौका, ये लॉलीपॉप। तो याद रखेंगे आप, याद रखना चंद्रा नायडू जी का निधन हो गया। ये हमारे भारत की पहली महिला कमेंटेटर। पूछी जाए कि भारत में पहली जनगणना किसके टाइम पर हुई थी, तो याद रखना उनका नाम था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल 1872 के अंदर। यानी कि लॉर्ड मेयो 1872 के अंदर भारत के अंदर पहली जनगणना हुई थी। इसे आप कभी भी भूलना मत। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस की स्थापना के समय पर कौन से वायसराय का राज हुआ करता था, तो उनका नाम है लॉर्ड डफरिन। क्या नाम है? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब आपसे पूछी जाए कि कांग्रेस की स्थापना जो की थी उसके स्थापक कौन थे, यानी किसने स्थापना की थी, तो उनका नाम था A.O. ह्यूम। मतलब ये हुआ कि कांग्रेस की जो स्थापना की थी ना वो एक अंग्रेज ने की थी। और पूछा जाए कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी उस टाइम पर किसका शासन चल रहा था, तो लॉर्ड डफरिन का हो। किसका? लॉर्ड डफरिन का। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में बहुत सारे सवालों का जिक्र हुआ, बड़े ही मजेदारी के साथ में इस वीडियो सेशन को हम खत्म कर रहे हैं। आपको भी हर सवाल की जड़ तक आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आप एग्जाम के अंदर पेपर देने जा रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम हो, मैंने क्या बोला, कोई सा भी एग्जाम हो, सफलता समय पर मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन याद रखना, यदि आपने अच्छी तरीके से मेहनत करके जा रहे हैं, एक एक सवाल की जड़ तक पढ़ करके जा रहे हैं, मैं लिख करके दे सकता हूं कि कुछ हो या ना हो, लेकिन आपका जो ज्ञान का भंडार है ना सर जी, वो इतना मजबूत हो जाएगा कि आप एक बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो सच में बड़ा अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।